डिमांड, पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिमांड, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग वो पढ़ते हैं, मतलब इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि एक आदमी के बारे में पढ़ते हैं, बिहेवियर के बारे में, एक आदमी किस चीज़ पे क्या डिमांड है उसका, समझ में आया? माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये मतलब है, ठीक है। छोटा मतलब मान लो कि ये पूरा एक इंडिया एक कंट्री है, हम किसी एक स्टेट के बारे में पढ़ें तो वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये होता है कि डिमांड होता क्या है, कब इसकी ज़रूरत है। जैसे सांची कोई बिजनेस करना चाहती है स्टार्ट, मान लो कि इसका चाय पत्ती का बिजनेस था, ब्लैक टी का, इसको सोचा, ये सोची कि ग्रीन टी का भी हम बिजनेस स्टार्ट करें। तो ये बोली कि अपना बोर्ड, मतलब है ना, जितना भी है ना कमेटी का जो मेंबर्स है बोर्ड मीटिंग का, उसको बुलाए और अपना बात रखी कि देखो मार्केट में तो और भी कंपनीज हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि हम भी सोच रहे हैं कि हम लोगों को भी क्या एंटर करना चाहिए ब्लैक टी के मार्केट में, सॉरी ग्रीन टी के मार्केट में। तो इसी के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। तो मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि हम लोग अगर मार्केट में इसको लॉन्च करेंगे तो इस प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, प्राइस कितना रखेंगे इसका, ये किस तरह से मतलब मार्केट में ये लॉन्च होगा, ठीक है। तो और आदमी लोग जो वहाँ पे था, मेंबर्स लोग, वो लोग बोला कि और भी बहुत सारा कंपनी है, कुछ कंपनी तो इसमें बहुत बुरी तरह से फेल हो चुका है। वो लोग जैसे अपना अपना बात रखा, तो वो जो साक्षी है वो बोली कि ये सब तो अलग बात है, लेकिन और भी बहुत सा कंपनी है जो बहुत सक्सेसफुल भी है, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टडी करें, मार्केट को पूरा स्टडी करें, उसके बाद हम लोग लॉन्च करेंगे। तो ये सब जो जितना आंसर्स है, जैसे साक्षी जो रखी है कि यहाँ प्राइस क्या होगा, डिमांड किस तरह से होगा, ये सप्लाई किस तरह से होगा, प्राइस हम लोग रखेंगे कैसे, कितना रखेंगे कि जिसके वजह से मार्केट में इसका प्रॉपर डिमांड हम लोगों को मिल जाए, सेल हो सके, ठीक है। तो इन सब का सारा जवाब ये सब चैप्टर्स में मिलेगा, ठीक है। अभी जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ेंगे, उसका पहला जो स्टार्टिंग चैप्टर्स है वो डिमांड्स है। फिर दूसरी बात, ये तो एक बात होता है, डिमांड किस चीज का होता है, डिमांड उस चीज का होगा जो स्केर्स है, अवेलेबल तो है लेकिन स्केर्स है, मतलब लिमिटेड है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज अवेलेबल है लेकिन स्केर्स नहीं है तो उसका फिर डिमांड नहीं होगा उतना। मतलब क्या है, जैसे कि होता है कि मतलब एकदम है ना धक्कम धुक्की वाला डिमांड, वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सारा चीज प्राइस पे होता है। प्राइस सबसे पहला चीज है कि प्राइस किसका होता है, तो प्राइस उसी चीज का रखाएगा जिसका, जो चीज स्केर्स है, खत्म होने वाला है। जैसे मान लो ऑक्सीजन अवेलेबल तो है लेकिन ये स्केर्स नहीं है, ये मतलब लिमिटेड नहीं है, समझ में आया? नहीं तो इसका भी डिमांड हो जाता है। अब जैसे कि कोई जाता है पानी के अंदर में, तो वहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, तब क्या है वो एक ऑक्सीजन
मतलब बैग को लेके जाता है वो तो फ्री में तो कोई मिलता नहीं होगा। अब मुंह में मास्क लगाया रहता है वो लोग, ऐसा समझ में। लेकिन वही चीज़ है पानी जैसे, पीने का पानी या कोई भी और सामान है, जैसे पेट्रोल है, वो अवेलेबल तो है लेकिन स्केट से ख़त्म होगा वो, इसलिए उसका कीमत रखाता है और उसका डिमांड है मार्केट में। समझ में आया? तो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का जो डिमांड होता है वो स्केर्स होता है। समझ में आया? वो लिमिटेड है, वो ख़त्म होगा मार्केट में। तो पेट्रोल जैसे था बहुत शुरू वक्त में जब स्टार्ट हुआ था मिलना, तो कभी कभी फेसबुक में आता है उसका रेट 1 रुपया करके मिलता था। तो उस समय तो शुरुआती में निकला था वो सोना था। जैसे सोना का क्या भाव था, एक मतलब जिस वक्त ताजमहल बना था उस वक्त 14 रुपीज़ था पर 10 ग्राम। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सब का रेट आज कहाँ चला गया। उस जमाने में तो कोई सोचा भी नहीं होगा कि 80,000 रुपये का 10 ग्राम मिलेगा। वो सोचा होगा कहाँ 14 रुपया, कहाँ 80,000 रुपया। समझ में आया? तो ये गोल्ड भी स्कैर्स हुआ। तो सभी चीज़, ऑलमोस्ट सभी चीज़ जो भी जिसका भी डिमांड होता है वो स्कैर्स है। अब जैसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो जाता है तो क्या होता है, फिर उसको फेंका फेंकी होता है। अब जैसे फूल गोभी का आया था 2 रुपये किलो मिला था उस टाइम। तो वो लोग गाय को चारा के बदले में फूल गोभी खिला रहा था। तो मैं फूल गोभी में भी खरीदने जाओगी तो 5 रुपया में भी मिलता है अभी रोड पे 5-10 में। जो हाइब्रिड वाला है वो थोड़ा सस्ता है और जो बिना हाइब्रिड वाला है थोड़ा महंगा है। बस यही चीज़, हर चीज़ में वही चीज़ बना हुआ है। समझ में आया? तो अब यहाँ पर बात है कि डिमांड इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग टू गोल्ड से ज़्यादा वैल्यू तो डायमंड है। डायमंड का हमको रेट तो नहीं मालूम है, लेकिन डायमंड का क्या है कि तुम जिस वक्त बेचोगी तो जिस रेट में खरीदी हो वही रेट मिलेगा। और गोल्ड में है कि तुम खरीदी हो 50,000 में, लेकिन मार्केट का बेचने के समय में जिस वक्त उसका रेट रहेगा वो रेट मिलेगा। दोनों में यही फर्क है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा ऐसा क्यों है। ठीक है, आपको पता होगा। तो बोले तो पढ़ाई करना पड़ेगा आगे। देखो यहाँ पे तो अब डिमांड यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स व्हाट इज डिमांड। डिमांड सिर्फ ये नहीं है कि मतलब मान लो कि साची गई, उसको मन कर रहा है कि हम गोल्ड खरीदें, ये डिमांड नहीं हुआ। डिमांड का मतलब ये हुआ कि इसको चाहत भी है खरीदने का, डिजायर भी है और इसके पास पैसा भी है। दोनों चीज इसके पास होना चाहिए, तब जाके ये पूछेगी दुकान में कि हाँ भैया सोना कितना रुपया भाव है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि डिंगी मारने के लिए जाएगी दुकान में, तो वो डिमांड नहीं होगा। वो समझ जाएगा कि ये हमेशा आके पूछती है। कि लगेगा कि सब्जी खरीदने आई है तो पूछ के चल जाती है। हाँ, वो बोलेगा कि इसका रोज का आदत है। जैसे एक दिन कोई बैठा हुआ था, मुझे बैठी हुई थी सोना खरीदने, साची आए क्योंकि ये रोज जा रही थी वहाँ पैसे कर रही थी। तो ये रोड पे दुकान है, 500 सोना का बोला है ये खाने के जाओ खाने के। तो ये बोले कि ऐसे क्यों ऐसे कर रहा है, मेरे दोस्त है ये। तो वो बोले कि तुम्हारा दोस्त है, ये रोज आती है और दाम पूछ के चली जाती है। उस दिन साक्षी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि इसके दोस्त के सामने इसका इंसल्ट हुआ। तो ये उसको बोल क्या है, आज तुम मुझे भगा रहे हो ना, एक वक्त आएगा जब मैं तुम्हारे दुकान में आऊंगी तो तुम मुझे नाश्ता करवाओगे, अब बोलोगे कि ले लो बेटा ले लो, मेरा दुकान का नाम हो जाएगा। एक वक्त आएगा ये, और फिर एक वक्त आया ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। जैसे ही एंटर की तो
वो अपना दुकानदार थोड़ा उम्र हो गया, वो अपना चश्मा देखने लगा, अरे তুমি ওই মেয়ে আছে না, আসো আসো, ওইখান ওই সময়টা তো তোমার পাশে তো টাকা नहीं ছিল তো, तो हिंदी बोलिए ना, मैं ठीक है आप देखिए। वही उस समय तो तुम्हारे पास पैसा नहीं था, हम लोग तो जानती हो पैसा जिसके पास रहता है उसी को ना दुकान में एंटर करने देनी है, तुम बार बार आके मेरा माथा खराब करती थी, चलो आप मुझे पता है कि तुम ले सकती हो, ठीक है। फिर इसका पति भी उसके पीछे पीछे भी था, अब उसका पति को देखा बना रही, सर मेरे पति को भी खबर है। इतना बड़ा तुम बिजनेसमैन का, सर मैं सेलिब्रिटी। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड किसको बोला जाता है वो बता दिए यहाँ पर, डिजायर फॉर अ कमोडिटी प्लस परचेसिंग पावर। सर आपने मुझे पेंसिल क्यों मांगी? क्या हुआ? पेंसिल नहीं है अब ठीक है, हमको दे देना बुक, दे देना 50 रुपया, 50 रुपये में क्यों लूँ, ये नहीं आप नया बुक। ठीक है तो 100 रुपया ले लेना, उससे ज़्यादा नहीं देगा तुमको वहाँ पर, 100 रुपया भी ज़्यादा दे देना, एक सेमेस्टर का बुक है। अब देखो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, इसका मतलब ये है ना, अब ये चीज एक्सप्लेन करेगा कि डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज किन किन रीजन की वजह से होता है। तो पहला रीजन है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस अगर ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा कोई भी कमोडिटी का। दूसरा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर, जो चीज का फैशन ज्यादा होगा, मतलब करंट जो फैशन में रहेगा उसका डिमांड ज्यादा होगा, और जो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा उसका डिमांड कम हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तीसरा है मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर का क्या मतलब है, जब साक्षी कम कमा रही थी तो ये खा रही थी खुला हुआ पैकेट का आटा, मतलब जो खुला आटा मिलता है वो सस्ता मिलता है। अब जब इसके पास इनकम बढ़ा तो ये क्या कि पहले 2 रोटी खाती थी, पैसा का कमी था, अब ये बोली कि नहीं अब मैं 4 रोटी खाऊंगी। सर मैं तब भी 2 ही रोटी खाती। सुनो ना पहले, तो थोड़ा बढ़ा डिमांड उसका, लेकिन अब क्या हुआ इसका इनकम और बढ़ा, अब ये बोली कि अब खुला हुआ आटा नहीं आएगा, अब पैकेट वाला आटा आएगा, शरबंती गेहूं जो है वो वाला सिलेक्टेड आशीर्वाद आटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इनकम आदमी का जैसे बढ़ता है तो जो पहले वो मतलब जो लो क्वालिटी का खा रहा था उसको हटा के उससे ज़्यादा महंगा वाला खाने लगता है। पहला तो ये बात है, ये एग्जांपल दिया जाता है इन्फीरियर गुड्स के लिए, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स पहले इन्फीरियर गुड्स के लिए कि वो पहले खाता था लो क्वालिटी का, तो वही तो बोल रहे हैं, नहीं क्वालिटी में कौन आएगा? हाँ बता रहे, पहले वो जवारा बाजरा का रोटी खाता था, ठीक है, लेकिन इससे स्टूडेंट को ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, वो यही सोचता है कि यही चीज़ में सिर्फ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये भी हो सकता है कि पहले वो खाता था जौ का रोटी, हालांकि आज के वक्त में जौ किसको बोलते हैं, बार्ली जो होता है, बच्चा जो छोटा रहता है 1 साल या 6 महीना का, डॉक्टर वही खिलाने बोलता है बार्ली। बट सर आपको पता है अभी जो मतलब कि कोई भी हेल्थ कोच या फिर जो भी जिम वाला है वो बोलता है कि वो वाला मीट का मत खाओ, मैदा भी मत खाओ, जौ और बार्ली बोलता है खाने को। हाँ तो जौ हजम होता है, ओट्स का रोटी, जौ को इंग्लिश में बार्ली बोलते हैं। हाँ तो पहले के जमाने में इंडिया में वही खाता था सब। तो फिर इसको इकोनॉमिक्स में डिग्रेड क्यों किया गया जब वो हेल्दी है? डिग्रेड नहीं किया गया है,
अब वो करेगा, उसको दिखाना है ना, अमेरिका का दलाली तो सब करता है। तो पहले इंडिया में अमेरिका था गेहूँ, उस समय ना लाल बहादुर शास्त्री थे प्राइम मिनिस्टर, तो कुछ जंग हुआ था तो कुछ धमकी दिया था कि हम अब नहीं देंगे सप्लाई। तो वही वो बोले ना सब किसान को कि अब तुम लोग सब गेहूँ का खेती करो, तो पूरा गेहूँ का खेती होने लगा। तो आज वर्ल्ड में नंबर 1 की दूसरे नंबर पे इंडिया ही है वीट प्रोड्यूसर का। समझ में आया? वीट से मतलब जौ का रोटी जो होता है ना, वो पेट के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। उससे पेट क्लियर, वो डाइजेस्ट भी होता है, क्लियर भी होता है पेट। समझ में आया? इसलिए मैदा वगैरह सब कैसे तो नुकसान करता है, बनता तो गेहूँ से ही है, लेकिन वो थोड़ा और उसमें प्रोसेस में होता है क्योंकि वो वाइट हो जाता है एकदम, तो वो नुकसान करता है गेहूँ मैदा का जो होता है डाइजेशन में भी। समझ में आया? जितना भी खाना है वो मैदा से ही बनता है। आगे ना समझ में। अरे जितना भी अच्छा खाना है वो मैदा से ही बनता है। कौन बोले? हाँ, अब पूरी आटा का थोड़ी ना बनता है, वो तो मैदा का ही पूरी बनता है। जो मैदा और आटा मिला के बनाओगी तो वो सॉफ्ट होगा। अब मैदा मिल जाएगा उसमें वो चिपटा तो है ना वो कड़ा हो और जाएगा। उसका कलर भी अजीब से डार्क हो जाता है। समझ में आया? वो बनाने वाला के ऊपर रहता है किस तरह से वो कंबाइन करेगा मैदा और आटा को, तो वो मुलायम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैदा को सॉफ्ट करने के लिए उसको फिर अलग से उसमें डालना पड़ेगा कुछ। समझ में आया? नहीं तो वो मुलायम नहीं होगा, वो ठंडा होने के बाद कड़ा हो जाता है। लेकिन रोल्स वगैरह नहीं, तो soft हाँ, वो सब तो मैदा का है। बनाना पड़ता है इसको। हाँ, वो सब तो मैदा अब का है। आटा का ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। तो बोल तो रहे हैं नहीं रहता है वो। पास्ता, चाउमीन, नूडल्स वो सब मैदा का थोड़ा रहता है, सब क्या सब डालता है, अलग ही चीज रहता है उसमें, कुछ डालता भी होगा। ठीक है, और दूसरा है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स आप में ये आता है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, तो ये कब खरीदेगा आदमी? जब उसके पास पैसा होगा। ठीक है, अब इसके पास, चाची के पास पैसा आ गया, अभी बोले कि पहले घर चेंज करो, अब मैं इस जगह पे नहीं रह सकती हूँ, नीचे रोज गाली गुप्ता होता रहता है। उसके बाद इसको ये चलो आज मैं एसी लूँगी, बहुत गर्मी लगता है मुझे रूम में, एसी ले ली, फ्रिज ले ली, सारा चीज़ का भर गया। मम्मी बोलेगी बेटा शादी कब करोगे, तुम तो बहुत तुम कर ली हो, तुम्हारा उम्र भी हो गया। तो बोले अरे करूँगी ना, आप चुपचाप से अभी आराम कीजिए। एक दुकान खोल दे रही हूँ, आप उसमें काउंटर पर बैठ जाइएगा, आपको सिर्फ पैसा लेना है। दुकान तो है। अरे अच्छा चीज़ का। ठीक है, तो मम्मी बोलेगी ठीक है बेटा, ऐसा तुम कमा रही हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, चलो तुम सेलिब्रिटी वाला काम भी करते रहो और हम यहाँ पैसा यहाँ पर भी लपेटते रहेंगे, ताकि इनकम हम लोगों का बढ़ता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? डी नंबर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज़। रिलेटेड कॉमोडिटीज़ में दो पार्ट है, एक है सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स उसको बोला जाता है ना जो एक के जगह पे जो दूसरा हम कंज्यूम करेंगे टी कॉफी। वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, उसी को बोलेंगे सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। टी कॉफी हो गया, टी कॉफी हो गया, पेप्सी और फिर थम्स अप हो पेप्सी, गया, कोको कोला हो गया, स्प्राइट और कंपनी अलग है। लिम्का हो गया। लिम्का नहीं, स्प्राइट या 7 है। हाँ सॉरी, स्प्राइट है सर। ठीक है, सर एग्जाम में ये सब एग्जाम्पल तो लिख सकते हैं ना? हाँ तो वो सीयू वाला बोलेगा नहीं ना कि क्या बच्चा वाला कुछ बात नहीं। लिखी। अच्छा वाला सीयू में सब कुछ तुम लोग का जो 11 वाला बुक है उसी, 12 वाला बुक है उसी से पढ़ना। नहीं है मेरे पास, क्या की? बोली तो नहीं कहानी स्ट्रीट जाके दे। अच्छा वाला तुम लोग का एकदम अरे मेरा 150 वो का अच्छा बात है। नहीं है, 150 का बात नहीं एक्चुअली ना, स्टडी टेबल पूरा वो जो शेल्फ पे पूरा भर गया था। अरे तो मेरा बुक बुक नहीं आपके दिया। पास है। ठीक है ले लेना, चिल्लाओ मत इतना। वो बुक हम 2 जन से लिए थे। मुझसे भी लिए थे अकाउंट्स का दो बुक। हाँ, उस आयशा परवीन से भी लिए थे हम। वो मानती है मानवी पढ़ती ने कितना है? हमसे ले लिए थे, उसका नया बुक था। और वो तो इंग्लिश ऑनर्स कर रही है, तो वो क्या ही करेगी लेकिन।
इंग्लिश ऑनर्स कर रही है। हाँ उसको इंग्लिश वो मतलब पास नहीं हुई थी वो। अब हमको क्या मालूम हाँ, कितनी वो बोली। हाँ, पास नहीं हुई थी। वो हार्डली पास हुई मतलब हाँ। बहुत मुश्किल से। अकाउंट्स में सिर्फ फेल थी। अकाउंट में से भी था अपना रिजल्ट भेजी थी हमको, तो हो सकता है लेकिन वो सब हार्डली में पास हुई थी लेकिन मार्क्स कम 41% था। आया हाँ था। तो मार्क्स कम था 41% पास मार्क्स तो 35 है, इसी के लिए नहीं कि वो इसने हमको बोली कि मिल रहा है तो हमको लगा हो सकता है। अकाउंट में फेल जो रहेगा उसको मतलब कि मिलेगा ही नहीं ना कॉमर्स। आर्ट्स में रहेगा। हाँ तो वही वो इंग्लिश तो मिला ऑनर तो उसको आरती यादव को हाँ अकाउंट से फेल है, तो क्या कर रही है बीकॉम पास कोर्स में सुरेंद्र नाथ में। वो तो पता है। अरे ये ली नहीं होगी। पता नहीं। नहीं होगी सोच के कि मेरे को नहीं हाँ, करना है। हाँ, वो तो बोल रहे हैं। 11 12 में बहुत पिस गए। हाँ तो ये तो पहले से हमको बोली थी, उस समय तो कुछ और भी बोली थी, तो फिर हम बोले कि फिर बोली कि नहीं हम ठीक है लेंगे ये हमको क्या आर्ट्स मालूम? लिए इंग्लिश ऑनर्स वो ग्रेजुएशन। कैसे पता चला? हाँ जोया बता रही थी। मेरी एक बेकर फ्रेंड है। बेकर फ्रेंड है। अरे वो बेक बनाती है, केक बनाती है। अच्छा क्या क्या तुम लोग दिलेशा के बर्थडे का केक देखे थे उसी से बनवाई थी। इसका दिलेशा के बर्थडे का केक। उसका बर्थडे में केक उसको हमको खिलाया था क्या लाकर? अरे आप फोटोज में तो देखे ही होंगे। देखो अब है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, तो बताएं ये सब्स्टिट्यूट्स वाला कि मान लो कि अगर कॉफ़ी का दाम महंगा हुआ तो सब चाय की तरफ आ जाएगा। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स में क्या है? हमें कुछ पसंद नहीं है। उधर चाय कॉफी चाय कॉफी में दम पसंद तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है कि दोनों एक साथ यूज होता है। जैसे पेट्रोल कार है तो पेट्रोल से यूज होगा, तो इसमें क्या है कि पेट्रोल का कीमत अगर बढ़ेगा तो पेट्रोल ड्रिवन कार का डिमांड घट जाएगा। समझ में आया? सब डीजल ड्रिवन कार खरीदेगा। समझ में आ गया? तो अब है प्राइस एक्सपेक्टेशंस। प्राइस एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है कि कोई अभी जैसे कि किसी को पता चला कि एक महीना बाद आटा का 10 दिन के बाद आटा का दाम जो है घटने वाला है, तो वो क्या करेगा? अभी नहीं खरीदेगा, अभी सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से खरीदेगा, क्योंकि उसको पता है कि दाम है ना गिरने वाला है। तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा। जैसे रिटेलर लोग जो है वो तो होलसेल में खरीदता है, उन लोगों को माल में पता चल गया तो बोले तो नहीं माल स्टॉक मिलेगा, क्योंकि फिर तो अगर सस्ता वाला जो एंटर करेगा मार्केट में तो रेट भी तो उसका कम होगा, तो फिर तो जो खरीदार है वो नहीं लेगा, उससे बोलेगा कि यहाँ पर उस दुकान में कितना नहीं मिल रहा है। समझ में आया? और अगर उसको पता चला कि हाँ आगे चल के रेट इसका बढ़ने वाला है तो करंट में उसका डिमांड बढ़ जाएगा उस सामान का। यही है प्राइस एक्सपेक्टेशंस के रीजन में। दूसरा है पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सोसाइटी में वो क्या होता है? अनइक्वल। मतलब अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। ठीक है, ये कैसे होता है अनइक्वल? जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़ा कंपनी में काम कर रहा है, तो जो मालिक होता है वो तो बहुत पैसा कमाता ही है, ठीक है, उसका रीज़न भी वो रिस्क उठा रहा है, लेकिन मेन तो काम करने वाले के जरिया से ना कमाता है वो, तो उन लोगों को जो सैलरी मिलता है वो तो कम रहता है। तो इससे क्या हो गया? इनइक्वालिटी हो गया। ठीक है, मतलब उसके पास उतना पैसा नहीं गया और जो ओनर है उसके पास बहुत सारा पैसा जमा होते जा रहा है। जिससे अब आप शॉर्ट में यही कहना चाहते हैं कि जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है और जो हाँ। अमीर है वो और अमीर होते जा रहा तो सुनना पहले, हमको समझाना ये नहीं ना है, समझाना ये है कि जो अमीर और जो अमीर ही रह रहा है तो उसके वजह से क्या हो रहा है? लग्जरी गुड्स का जो डिमांड है इस सिचुएशन में बढ़ जाता है। ठीक है, लग्जरी गुड्स का इस केस में भले वो कॉस्टली है लेकिन उसका डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि जो अमीर हो गया है वो दिखाएगा अपना।
ठीक है, जैसे भले वो मंगला हाट का सामान कोई शोरूम में मिल रहा है, मंगला हाट में कोई चीज 200 मिल रहा है, वहां से नहीं लेगा, वो शोरूम से नहीं लेगा, 1000 में लिया, पोस्ट मॉल से लिया। समझ में आया? जैसे आईफोन का कवर स्टॉल में मिलता है, न्यू मार्केट में मिलता है आईफोन का कवर, सब जगह मिलता है। हाँ, बट वो जो अमीर होगा वो जाएगा शॉप पे लेने, जो अमीर होगा वो कितना शॉप पे मिलता है लेने इसका कवर? 250-300 पे मिलता है। अच्छा अच्छा कवर बहुत में ज़्यादा महंगा काम होता है। हाँ, अच्छा, जो स्टार्टिंग 1000-2000 का भी आता है। आईफोन का स्टार्टिंग कवर का प्राइस 250-300। ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, तो नॉर्मल जो कवर आता है वो सब तो भाई फुटपाथ वाला कवर का जो बोल रहे तो हाथ हाँ। में मॉल में जाके 1000-2000 हाँ, लगेगा। मार्केट में मतलब एक अभी रिसेंटली खरीदी आईफोन 16 का, तो तुम मैं नहीं, तो मेरे रिलेटिव और उसको मैं लेके गई थी न्यू मार्केट, तो वो खरीदी आईफोन 16 का। उसी के लिए गई होगी चाची, बोली कि वो आईफोन का खरीदना, चलो मेरा भी थोड़ा वहाँ पर रेपुटेशन बनेगा। तो वो 300 बोला था, मैं बार्गेनिंग करके 250 में ले हाँ, आई। तो बहुत बड़ा बार्गेनिंग किया है। बगल में चांदनी है, वहाँ छोड़ के आर्मी मार्केट में चली गई है। देखो ये बोल रहे हैं कि अगर इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता बहुत ज़्यादा वे में, तो फिर उस गुड्स का डिमांड बढ़ता जो कॉमन पीपल खरीदते हैं, ये काम आदमी खरीदता है। समझ में आया? चलो लग्जरियस गुड्स को और एक और नाम से जाना जाता है ना, हाँ? लग्जरियस गुड्स होता है उसका एक और नाम। नहीं, इसमें इसमें क्या नहीं होता है? वो आएगा तब बताएंगे उसको। अब देखो टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, जिस देश का आबादी ज़्यादा होगा वहाँ पर डिमांड ऑब्वियस सा बातें ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, देखो हम एक चीज़ बता रहे तुम लोग को, ये हम लोग अभी इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो ये इस पर सिर्फ फोकस होना चाहिए। तुम लोगों को क्या करना है, जब आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर जब पढ़ते जाए तो उसको एक्यूमुलेट करना है, अलग अलग करके ये होगा। तुम अगर उसमें मर्ज करोगी ना तो फिर तुमको एक्यूमुलेट करने में दिक्कत होगा उस समय, यही स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है। आगे जब डायग्राम समझाएंगे तब उस समय प्रॉब्लम फेस करता है स्टूडेंट, क्योंकि वो जिस समय जो चीज़ पढ़ाया जाता है उस समय उस पर ध्यान नहीं है। मतलब अभी जैसे बता दे रहे हैं हम, बहुत सा जगह बताया नहीं जाता है इस चीज़ को, कहानी की तरह सुना दिया जाता है डिमांड। तो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो ये चीज़ को भी तुम दिमाग में रखो, यहाँ डिमांड मतलब ऊपर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, मेन उसका रीज़न क्या क्या है। तो ये सारा चीज़ क्या है कि हम दिमाग में रखेंगे अभी, क्या किस किस चीज़ की वजह से डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होता है। फिर आगे जब पढ़ेंगे तब जाके वो सब बात क्या है ना क्लियर वे में समझ में आएगा। लेकिन तुम अगर दिमाग में आगे पढ़ा हुआ तो है ऑब्वियस सा बात है, लेकिन अगर उसको मर्ज करोगी ना तो फिर क्लियर वे में क्या बोलते हैं उसको एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा फिर दिमाग में। समझ में आया? तुम क्या की खिचड़ी बना दी उसका, अब वो एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है। अब वहां पर जब वो क्वेश्चन अगर जैसे रेस कर दिया बस में स्टूडेंट फंसता है, बोले अरे समझ में नहीं आया। तो लेकिन इकोनॉमिक्स का पेपर इजी था बोर्ड्स का, फिर भी उसमें सबसे कम मार्क्स आए क्योंकि पढ़ के नहीं गए ना। इकोनॉमिक्स इजी का नहीं था आंसर, क्या इकोनॉमिक्स का पेपर 12th का। हाँ इजी था। हम लोग सोचते थे क्या पहाड़ आ जाएगा, इकोनॉमिक्स में क्या पूछेगा वो, बुक से ना पूछेगा वो। बहुत इजी था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग पढ़ के ही जो नहीं सुजाता गए। मैम जो नोट्स दी थी लग रहा था वही आ गया, हम लोग पढ़ के ही नहीं गए थे। हम लोग सोच रहे थे कि छोड़ो। तुम लोग का वही सब रहेगा। देखो ऊपर से बुक जितना मोटा है उसमें कितना आउट ऑफ सिलेबस है, बुक देख के पढ़ने का मन नहीं करता था। अजीब सा अब बोरिंग। जैसे- और नींद आता था सच में। जस्ट नींद भी कुछ नहीं आता है। सर स्टूडेंट सुनिए, लास्ट टाइम में कुछ मेरी नहीं पढ़ा बात होगा। सुनिए। अकाउंट्स जब भी मैं अकाउंट्स करने बैठती थी ना तो मुझे कभी नींद नहीं आया, लेकिन जब भी मैं वो करने लगी थ्योरी में देखो हम एक बात बता रहे हैं, थ्योरी में तुम जितना उसको इजीली उसका सिलेबस तुम मेंटेन करोगे उतना वो पढ़ने में ठीक लगेगा, अब माइंड के अंदर में घुसेगा। अब तुम ये सोचोगे कि हम तो
मेरा दिमाग में स्कैन फिट है एआई के थ्रू, बस दिमाग जैसे जैसे देख बोलेंगे मेरे दिमाग में चलते जाएगा, 10 पेज एक दिन में कर लेंगे, तो वो ज़िंदगी में नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग में भी नहीं जाएगा और फिर तुमको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय तुम पहाड़ बना लोगे उसको। समझ में आया? अब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगी, तुम्हारे दिमाग में जाएगा, तुमको समझ में आएगा वो चीज़। थ्योरी सब्जेक्ट्स का यही चीज़ है, स्टूडेंट इसी चीज़ को नहीं समझता है। और जब 10 पेज तुम पढ़ने बैठोगी, ऑब्वियस सा बात है कि हर स्टूडेंट का ये कैपेसिटी नहीं होता है कि वो एक दिन में 10 पेज को याद कर ले, ठीक है, ये बात को याद रखना। तो वो क्या है ना, एक बीच ही में उसको बोरिंग लगने लगेगा, और 10 पेज कोई अंदर ले ले, अंदर तो ले लेगा, लेकिन किस तरह वो अंदर लिया है कि जो वो बाहर भी निकाल पाए, ये मैटर करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है, ये सब हम लोग ये सब ऑब्जर्व किया हुआ है। जब ऑब्जर्व किया हुआ है तो हम इसी के लिए बता पाते हैं कि हाँ ये चीज़ है। तब स्टूडेंट बोलते हैं ना कि हम तो पढ़े थे मैम भूल गए, तो भूल क्यों गया मालूम है? क्योंकि तुमने एक रात में 10 पेज को पढ़ा है, तुम्हारे अंदर तो गया है लेकिन स्टोर नहीं हुआ है वो, ठीक है, सिर्फ गया है, स्टोर नहीं हुआ है, तो फिर आउटपुट कहाँ से निकलेगा तुम्हारा? और 2 पेज करके तुम पढ़ो, देखो तुमको पढ़ने में अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। अब जो चीज़ तुमको समझ में आएगा तुमको एकदम अच्छा लगेगा पढ़ने में। इतना भी इजी नहीं है भैया कि इसका लैंग्वेज तुम एक दिन में 10 पेज को मार लोगे। अब जैसे ये चीज़ है, ठीक है, ये क्या है, पढ़ लिए हम, तो तुम लोगों को बिना देखे हम समझा रहे हैं। अब कोई स्टूडेंट को सर आप इतनी जल्दी खत्म करवा दी, क्या पढ़ा है? हम बोला भाई तो पढ़ाने का 2 तरीका होता है, एक तो होता है कि वर्ड टू वर्ड रीड करे पढ़ाने, तो हमको भी टाइम लगता, मेरा भी गला में सूखता, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पहले से हमको पता है, इसको पढ़ चुके हैं, तो ये तुम लोग को पढ़ा रहा है। सी की क्लास में क्या है कि इको में हमको वर्ड टू वर्ड पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसमें MCQ आता है, ठीक है। MCQ पढ़ाने में क्या वर्ड टू वर्ड उन लोगों को बताना पड़ता है, तो मेरा गला एकदम हालत खराब हो जाता, 10-10 पेज 12 पेज का शेड्यूल बन गया। फिर शुरू में थोड़ा सा हमसे गलती हो गया, हम सोचे कि करवा लेंगे, पढ़ाने बैठे तो 3 घंटा का क्लास हो जा रहा था, फिर हम बोले सुनो थ्योरी का क्लास में हम रिकॉर्ड करके देंगे, तो दूसरे से पढ़ो, रिकॉर्ड करके देते हैं। अभी तो रुक गया ना, क्योंकि ये लोग जनवरी में देगी नहीं बोलिए, मई में देगी, ठीक है, तो हम लोगों को बोल देते हैं कि हम थ्योरी का रिकॉर्ड करके दे देंगे, क्योंकि 3 घंटा बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है, उन लोग को तो सुनना है। दिव्यांका का फाउंडेशन क्लियर हो गया, आप बताए तो थी वो लोग शायद, वो निशा शाह का बताइए। अच्छा हाँ निशा शाह, दिव्यांका का भी क्लियर हो गया, हो गया। दिव्यांका कौन? इंटरमीडिएट का कर रही है शायद, मतलब पढ़ वो स्नैप भेजती है ना बुक्स का, तो देख के लगता है कि वो इंटरमीडिएट का, वो फाउंडेशन का नहीं लगता है। कैसे पता चल गया? अरे इतना तो अकाउंट्स पढ़ी हो सर, कौन चैप्टर है? चैप्टर का नाम नहीं आ रहा, लेकिन वो सम्स करने का तरीका और वो जो भी चैप्टर्स का फोटो वोटो भेजती है ना स्नैप पे, तो वो देख के लगता है कि वो क्यों इंटरमीडिएट भेज है। रही है वो स्नैप? एस्थेटिक की 14 बनने के लिए। हाँ? अरे अरे वो ऐप है उसमें से सब कुछ ऐप के सबसे अब तो डेली लाइफ शेयर करते हैं कि वो क्या कर रहे स्ट्रीट्स हैं। मेंटेन करने। कौन ऐप में? स्नैपचैट बाबा उसमें आप एक दूसरे को स्नैप भी कर सकते हो और चैट भी कर कोई सकते नहीं हो। हो सकता, तो सब में सब वही चीज़ है। देखो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री, ये क्या है कि एक पॉपुलेशन है, तुम बिजनेस करना चाहती हो, तो तुम सोची ना कि हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे कि इस पॉपुलेशन में बूढ़ा लोग कितना है, मिडिल एज कितना है, और बच्चा कितना है, teenager कितना है, उस और हिसाब- बच्चा में भी कौन सा टॉडलर है, कौन सा यंग है वो। Teenager। तो ये सब डेटा मिल जाता है, मतलब आई थिंक जो कॉर्पोरेशन से मिल जाएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से तुम सर, वो अपना लोग डेटा देने के लिए पैसा लेता होगा। तो फ्री में थोड़ा काम करते का, तुम्हारा वो काम आसान कर रहा है, बिजनेस में हम लोग को क्या लेना देना है, तो थोड़ा बहुत पैसा लगाएगा, उसको तो बहुत बड़ा चीज़ मिल रहा है, तो उस हिसाब से क्या करेगा वो बूढ़ा लोग के लिए डंडा, डाइपर
फिर डायपर वगैरह हुआ बूढ़ा लोग का। पहले दौर में कहाँ मिलता था सर, अब तो ये सब आम हो गया है कि हाँ भाई। और अच्छा चीज हाँ ठीक है, क्योंकि बूढ़ा लोग के लिए तो ठीक है भाई, क्योंकि उम्र होने पे बहुत सा आदमी वो तो बेड पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। और फिर बेड पे भी तो रहता है। हाँ, तो ये सब का क्या हुआ, इसी सब चीज़ का मार्केटिंग कर मतलब समझ के ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करता है कि हाँ। तो जैसे हम एक बार पढ़े थे कि जर्मनी का जो है वहाँ पर यंगर रेशियो ज़्यादा है, यंग का रेशियो जो है, ठीक है। इसका कुछ सिस्टम होगा उन लोगों का, समझ में आया। तो जहाँ बच्चा है तो वहाँ पर बच्चा का सामान ज़्यादा मिलेगा, चॉकलेट्स वगैरह है, मैगी वगैरह है, ये सब। तो ऑलमोस्ट आज के वक्त में इंडिया में ज़्यादा सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन है 150 करोड़, ठीक है। चाइना क्रॉस हो गया। और फिर है ना, चाइना का बात छोड़ दो, वो तो चाइना को क्रॉस कर दिया है, वो पूछते नहीं, चाइना को तो क्रॉस किया है। चाइना तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं छोड़ा है खाने में वो, उसके पास सब ऑप्शन है, बस चलेगा, बिल्ली को उठा लेगा, कुत्ता को उठा लेगा, चुचुंदर उठा लेगा, सांप भी, अजगर सांप ऐसे लटका के रखे रहता है बेचने के लिए। तो उसके पास बहुत सारा ऑप्शन, इसी के लिए वहाँ सामान सब सस्ता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है। इसी के लिए उसका ना सप्लाई में कमी हो रहा है, ना डिमांड बढ़ रहा है, ना प्राइस बढ़ रहा है, समझ में। तो लोग सब चीज़ खाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें रहे, जैसे नागरिक में कुत्ता खाता है, ठीक है। तो और भी सब उधर का आदमी लोग हैं, तो पोर्क तो खाते ही है बहुत से आदमी लोग, सभी जगह ऑलमोस्ट, इंडिया में भी, ठीक है। बड़ा बड़ा होटल में भी मिलता है। तो बफेलो कहाँ मिलता है? आईटीसी कहाँ मिलता है? मिलता आईटीसी में नाम थोड़ी ना लिया आईटीसी का। हाँ? मैं आईटीसी का नाम थोड़ी ना ली। तो तुम किसका नाम ली? तो बड़ा होटल बफेलो क्यों बोल रही हो? मिलता है। आप बोले ना बड़ा बड़ा होटल। अरे बड़ा होटल बफेलो, बफेलो से क्या होता है? बीफ हो गया बस। बफेलो दे रहा है कि काऊ का दे रहा है, तुमको थोड़ा पता चल जाएगा। तो आईटीसी में मिलता है क्या? नहीं पता, मैं नहीं गई। तो फिर इंडिया में नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें हिंदू धर्म के लोग भी जाते हैं ना। तो अगर ऐसा, जैसे बहुत सा जो मान लो अमेरिकन चेन होटल का, उसमें मिलता है, मुस्लिम का नहीं है वो, अमेरिकन होटल का चेन, उसमें मिलता है बीफ पोर्क भी। लड़का था दोस्त मुस्लिम है, वो वेटर का काम किया था वहाँ पे, तो वो हमको पता है। तो उसमें बीफ भी मिलता है, पोर्क भी मिलता है, मेन तो यही दो का डिस्टिंक्शन है। कैफे में भी मिलता है। हाँ। कैफे में हाँ। मैं गई थी वहाँ पे, मेन्यू इसका लेकिन इसमें मेन्यू में लिखा हुआ था। हाँ, कैफे टाइप का होटल था, तो वो बोला कि वो होटल है ना रोमानिया, उसमें मैं मेन्यू में देखी थी। अब वो हो सकता है वो चीज़, मतलब बफेलो चीज़ सर्व करता हो। बफेलो चीज, बफेलो के मिल्क से जो चीज़ बनता है। हाँ? बफेलो की मिल्क से जो चीज़ बनता है। अरे यार, चीज में कहाँ पहुँच गए तुम? मतलब कि उसमें एक अलग से सेक्शन तो था। वो सब चीज तो मतलब एक तो चीज़ लिखा था बफेलो चीज़, और एक लिखा था बफेलो का कुछ आइटम। मैं फिर पेज फ्लिप कर दी। अच्छा, वैसे कर दिया। हाँ, वैसे लिखा हुआ था। ये भवानीपुर के पास ही है रोमानिया, अच्छा थोड़े दूर पे। अच्छा, समझ गया। मतलब यहाँ पर जैसे डेटा दिखाता है ना, तो कितना परसेंटेज दिखाता है कि और रोमानिया इटालियन कैफे है, हिंदू, हाँ, तो हिंदू बीफ ईटर लिखा रहता है, तो उसका इतना परसेंटेज दिखाता है डेटा। उसमें बफेलो बोल के लिखता होगा, क्योंकि काऊ को ना माता मानता है, उसको नहीं खाता है। हाँ, नहीं, हमको नहीं मालूम था ये सब चीज़। मतलब हम तो कभी और अंग्रेज लोग का नॉन मुस्लिम का होटल में जाते नहीं नॉन वेज खाने के लिए, और अंग्रेज लोग का तो जाएंगे नहीं, उन लोग का तो सब चीज़ सर्व करता है वो लोग। अरसलान में बीफ मिलता है? नो बीफ है वो सब। क्या तुमको नहीं मालूम है? अब मैं थोड़ी ना बीफ, अगर मिलेगा तो मैं देखूंगी। अरे तो वो नो बीफ है वो लोग सब, तुम लिखा रहता है तो उसमें कभी देखी हुई नहीं है, सब मटन में चिकन रहता है। दिख रहा है तो
बताएगा उसमें। गोश्त क्या होता है? गोश्त मीट को गोश्त बोलते हैं। बीफ को बोलते हैं। बीफ को बीफ और बीफ को मटन नहीं बोलते दोनों हैं, बोले। गोश्त किसी भी चीज को बोलते हैं, किसी का भी बेसिकली मीट मांस को को गोश्त, बोलते हैं गोश्त। जैसे बोलेंगे क्या चीज का गोश्त बना है। हाँ मुर्गी का मतलब गोश्त। कि मतलब कहीं भी मेन्यू में, अभी मैं रिसेंटली गई थी ना, तो उसमें मेन्यू में गोश्त कुछ लिखा था, वो मुझे रोगन लगा गोश्त beef। लिखा होगा। हाँ हाँ हाँ, रोगन गोश्त, तो मुझे लगा हाँ। बीफ है। नहीं, वो मटन का बनता है, उसमें रोगन डाल के दे देगा। मतलब फैट्स का जो रोगन होता है ना, वो तो ऐसे अवॉइड करते हैं। मटन का ना, अरे वो नुकसान कर देगा वो। अच्छा चर्बी ना। हाँ, कौन खाएगा बैठ के, पेट में वो जमेगा जाके। तो उसी हिसाब से डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री जो है वो उस हिसाब से होता है, उस हिसाब से डिमांड होता है। ये तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर ये तुम पता की थी, ये रिटर्न आएगा ना। हाँ और ये मुझे पता चला कि ये बस 50 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा और 25 मार्क्स का ये इंटरनल होगा। हाँ, यहाँ पर कैसे लिखा है? यहाँ ये कॉलेज से मुझे पता चला। अच्छा हाँ, ये 75 मार्क्स का आएगा। और बाकी तो इसमें 25 मार्क्स नहीं होगा, बाकी का 25 मार्क्स का हो जाएगा। वो उसमें अभी इसका और भी सेकंड सेमेस्टर में भी है इक्वल, पूरा मर्ज करके मार्क्स उसमें टैली करेगा। अब है डिमांड सर फंक्शन। एक चीज़ पूछना, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर क्लियर होगा तब एक साल पूरा होगा। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन क्या है? देखो यहाँ पर बोल रहा है फ्रॉम द अबव दिस डिस्कशन, जो हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, इट बिकम्स क्लियर दैट इंडिविजुअल डिमांड फॉर एनी कमोडिटी मान लो एक्स मान लो, पर टाइम पीरियड, एक वक्त के लिए, ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स जो है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन जो कमोडिटी है उसका जो डिमांड है वो इस पर डिपेंड है। तो जो कमोडिटी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ये समझ में आ गया? तो जैसे एग्जाम जैसे डिमांड, जैसे इतना सारा पढ़ लिया, प्राइस पर डिपेंड है। प्राइस अगर ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। डिपेंड हुआ ना ये इन सारी चीजों पे, फैक्टर्स पे। आया समझ में? तो फंक्शनल फॉर्म में इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, जैसे कि प्राइस को छोड़ के बाकी जितना भी फैक्टर्स है सबको अज्यूम कर रहा है अनचेंज्ड, मतलब कांस्टेंट है। तब उस समय इसका फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट होगा, एक्सप्रेस करेगा x इक्वल टू एक्स कमोडिटी है, इक्वल टू फंक्शन है p है, यहाँ पर p मतलब प्राइस। ऐसा समझ में? प्राइस अगर एक्स जो लिखा है नीचे वो कमोडिटी हो, नहीं पी के नीचे जो एक्स लिखा है। हाँ, प्राइस ऑफ कमोडिटी ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहाँ पर जो है प्राइस है, वाई क्या है? बता दो, ये इसको डिनोट किया है इनवर्ट से। प्राइस को px, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज को py यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फंक्शनल वे में जब इसको रिप्रेजेंट करेगा तो ऐसे लिखेगा ये, ठीक है? ये जब पूछेगा तब ऐसे लिख देना, ऐसे। मेरे इकोनॉमिक्स के ना 2 प्रोफेसर, तो एक प्रोफेसर बोल रहे थे ना कि जब अगर 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें भी डायग्राम बना देना। ये पूछेगा तो है बनाएगा। बोल रहे नहीं, अगर 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन है और उसमें बस लिख के छोड़ दिया है, जैसे कि मान लीजिए लॉ ऑफ डिमांड है क्वेश्चन, तो उसमें भी अगर 1 या 2 मार्क्स का भी है ना तो सब क्वेश्चन है, तो रहे कि हम 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भी डायग्राम बना दें। अच्छा ठीक है, ये पढ़ो, उसको डायग्राम को दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है? अब देखो ये है डिमांड शेड्यूल, इसको बोला जाता है टैब्यूलर फॉर्म में, ठीक है? ये क्या है? टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व। तो ये शेड्यूल में ऐसे दिया रहेगा,
ये है इंडिविजुअल डिमांड, मतलब क्या एक आदमी का, मतलब एक आदमी से वो लोग डिमांड को, मतलब ये क्या पूछेगा, एक आदमी को भेजा वो अपना सर्वे करने के लिए, मान लो कि तुम मिल गए, तुमसे अच्छे से बात किया, बोले मैम आप है ना अगर इतने रुपये कीमत होगा तो कितना खरीदेंगे आप, तुमसे पूछ लेगा, तो तुम बोले कि 50 रुपीज़ होगा तो 1 kg खरीदूंगी मैं चाय पत्ती, 45 होगा तो 2, 40 होगा तो 4 kg, 35 होगा तो 6, 30 रुपीज़ होगा तो 9 kg। आगे समझ गए? ये हो गया इंडिविजुअल। इसका डायग्राम भी बनता है ना? हाँ बता रहे हैं। आप देखो ये क्या है, एग्रीगेट है, मतलब एक से ज़्यादा का आदमी कंज्यूमर, तो यहाँ पे मान लो कि 2000 कंज्यूमर का डेटा लिया है, तो 50 रुपीज़ था तो 2000 कंज्यूमर 1 kg लिया है, 45 हुआ तो 2000 कंज्यूमर 2 kg लिया है, मतलब एग्रीगेट में क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, ठीक है। एक से जब ज़्यादा होता है तो वो मार्केट डिमांड कर्व में आ जाता है, समझ में आया? तो वो इसका यहाँ पर डिमांड शेड्यूल दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जब तुमको बोलेगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व आप बनाइए, इसको कुछ से डायग्राम करके बताएं, किससे समझ में आ जाएगा तुम लोग को? बताइए इसी पे। ये है एक्सिस जो है ये प्राइस का है, और ये जो है क्वांटिटी का है। तो जब प्राइस 1 था 50 रुपीज़, तो क्वांटिटी 0 से यहाँ तक था, डिमांड क्या, ये यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड का है, ठीक है। जो देख रही है इसका है, नहीं लिखा है स्क्रीन पे। ये वाला। अच्छा, तो सर प्राइस तो नहीं लिखा है यहाँ तो पे? बोल तो रहे हैं फिजिकली बस बना देना है, वो प्राइस वगैरह नहीं लिखना है। ठीक। जब बोलेगा कि हाँ आप मुझे डेटा के बेस पर बनाइए दिखाइए, तब लिख देना उसमें। प्राइस कहाँ लिखेंगे? एक थोड़ा यहाँ पे प्राइस पे और P1 में 50 रुपीज़ आएगा, हाँ, यहाँ 45, छोटा छोटा बना देना। फिर प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी का डिमांड बढ़ गया, 3 हुआ तो और बढ़ गया, ये यहाँ पर प्राइस 3 तक ही दिखाया है। फिर इसको यहाँ पर ऐसे किया, पॉइंट को जोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, स्लोपिंग डाउनवर्ड हुआ, क्लियर हुआ? जोड़ा। जोड़ के दिखाया हुआ कि डिमांड कर्व किधर जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कर्व इज यूजुअली ड्रॉन एज डाउनवर्ड स्लोपिंग वन, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट हुआ है, ठीक है, इधर था इधर से राइट हुआ। दिक्कत हो रहा है समझने में? लेफ्ट टू राइट नहीं समझ रहा। स्टार्टिंग हो रहा है लेफ्ट से एंड हो रहा है राइट पे। स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, हाँ तो ये लेफ्ट हुआ साइड से, हाँ और यहाँ पर जा रहा है हाँ। तो राइट हुआ। तो आया समझ में? आज यही तक रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हाँ दे दीजिए। हाँ बुक ले लो, बुक तो कोई पढ़ाई करना शुरू कर दो, नहीं तो